अस्सलामुअलैकुम। किबरिया ने डीआईजी के ख्यालात पढ़े। वो मायूस होकर अपने आला अफसर से कह रहा था कि एल्बर्ट पार्कर दिल्ली में नहीं है, इस शहर से बाहर ना जाने कौन से शहर या कस्बे में जाकर छुपा हुआ है। आला अफसर ने कहा, मुंबई से नागेश्वर पांडे अपनी बेटी के लिए गरज रहा है। आज शाम तक उसकी बेटी वापस न आई तो वो हम सबको हमारे ओहदों से नीचे गिरा देगा, हमारा ट्रांसफ़र रुकवा देगा। किबरिया ने नागेश्वर पांडे के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसे किबरिया की मर्जी के मुताबिक फ़ोन की घंटी सुनाई दी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, कौन है? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। अपनी बेटी वापस चाहते हो या नहीं? वो चौंक कर बोला, अरे तुम एल्बर्ट पार्कर हो? मैं एल्बर्ट पार्कर के भेस में था, अब दूसरे भेस में हूँ। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। कितने ही मेरे करीब से गुजर चुके हैं, किसी ने मुझे अब तक नहीं पहचाना है और ना ही कभी पहचान पाएंगे। ये बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर और भरपूर जवान है। खबरदार, एक बेटी के बाप से ऐसी बातें ना करो। तुम दूसरों की बेटियों से खेलते हो और चटखारे ले लेकर उनके हुस्न शबाब की बातें करते हो। ऐसे वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी के लिए गैरत जागती है। दूसरों की बेटियां लूट का माल होती हैं। मुझे बताओ, सरला कहाँ है? मेरे सामने बेड पर लेटी हुई है। मैं उसे कह रहा हूँ लिबास पहनो, मगर ये नहीं पहन रही है। तुमने इसे बचपन से नंगी रहने की आदी बना दिया है। अब ये खुली हुई किताब की तरह मेरी नीयत खराब कर रही है। मुझे गुस्सा न दिलाओ, मेरी बेटी से बात कराओ। वो दूसरे फ़ोन से बात करेगी। मैं नंबर बता रहा हूँ, डायल करो। उसने एक रैडल पर हाथ रखकर हटाया, फिर किबरिया की मर्जी के मुताबिक आईजी की बूढ़ी दादी के मोबाइल नंबर पर राब्ता किया। उधर से बूढ़ी दादी ने हेलो कहा। वो गुस्से से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? नंगी क्यों हो? बुढ़िया ने घबराकर अपने आप को देखा, फिर गुस्से से कहा, तुम कौन हो बदतमीज़? शट अप। अपने बाप को बदतमीज़ कह रही हो? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे बाप को मरे हुए 50 बरस हो चुके हैं। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैं जिंदा हूँ और तुम मुझे मुर्दा कह रही हो? आगे कोई बकवास करने से पहले बिस्तर से उठो और फौरन कपड़े पहनो। पागल के बच्चे, मैंने पूरे कपड़े पहने हैं। तेरी माँ नंगी होगी, जाके उसे कपड़े पहना। आईजी ने कमरे में आकर पूछा, दादी माँ, किसका फ़ोन है? पता नहीं कौन कमीना है। क्या तुम मालूम कर सकते हो कि यह फ़ोन करने वाला कुत्ता कौन है? आईजी ने उसे फ़ोन लेकर कान से लगाया। उस वक्त वो पूछ रहा था, क्या तुम सरला नहीं हो? उसने सरला का नाम लिया तो आईजी ने उसकी आवाज़ भी पहचान ली। हैरानी से पूछा, नागेश्वर, ये तुम हो? वो बोला, ओह सॉरी, उस दुश्मन ने मुझे गलत नंबर बताया है। तुम आईजी हो ना? हाँ। किस दुश्मन ने तुम्हें यह नंबर दिया है? वही दुश्मन है जिसने सरला को अगवा किया है। पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा है। फिक्र न करो, वो खैरियत से होगी। हम उसे ढूंढ निकालने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। ये तो मैं कल रात से सुनता आ रहा हूँ। वो मेरी बेटी के साथ इसी शहर के किसी मकान में है। मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। हम पूरे शहर की नाकाबंदी कर चुके हैं। वो यहाँ से जा चुका है। अगर सरला के साथ किसी मकान में है तो फिर किसी करीबी शहर में होगा। मेरा मशवरा है, उसका कोई मुतालबा हो तो मान लिया जाए। इस तरह बेटी वापस आ जाएगी। उसकी वापसी का यही एक आसान रास्ता है। किबरिया ने उसे फ़ोन की घंटी बजने का एहसास दिलाया। वो बोला, फ़ोन की घंटी बज रही है, शायद उसी का फ़ोन है। मैं अभी तुमसे रब्ता करूँगा। उसने वो रिसीवर रखकर दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाया, फिर उसे कान से लगाकर बोला, हेलो। किबरिया ने कहा, तुमने अपनी बेटी से बात कर ली? तुमने मुझे गलत नंबर दिया था। प्लीज़ मेरा मजाक ना उड़ाओ। मेरी बेटी को वापस कर दो। तुम्हारा जो भी मुतालबा होगा मैं उसे पूरा करूँगा। मेरा मुतालबा है, तुम प्रोफेसर दीनानाथ, शारदा और मीरा से दुश्मनी भूल जाओ। समझो कि भूल गया, बस इसी लम्हे से भूल गया। मैं कभी उनका नाम भी जुबान पर नहीं लाऊंगा। तुम 2 दिनों के लिए दिल्ली आ जाओगे। यहाँ आने के बाद तुम मुंबई में किसी से फ़ोन पर भी रब्ता नहीं करोगे। मैं अभी किसी भी पहली फ़्लाइट में दिल्ली जाने के लिए सीट हासिल करूँगा। तुम जितनी जल्दी दिल्ली आओगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी बेटी वापस मिलेगी। वो एयरपोर्ट पर तुम्हें रिसीव करने आएगी। वो नागेश्वर पांडे को इसलिए मुंबई से हटा रहा था कि शाम तक प्रोफेसर दीनानाथ उन दोनों लड़कियों के साथ वहां पहुंचने वाला था। वो नहीं चाहता था कि पांडे को वहां उनकी आमद का इल्म हो और वह उनके खिलाफ शैतानी हरकतें करे। उसने कहा, दिल्ली जाने से पहले यहाँ किसी को 2 करोड़ रुपए देकर जाओ। मैं वो रकम उससे हासिल कर लूँगा। वो आजिज़ी से बोला, 2 करोड़ तो बहुत होते हैं। तो फिर 3 करोड़ दे दो। जितनी बहस करोगे उतनी ही रकम बढ़ती जाएगी। जिसे 3 करोड़ देकर जाओगे उसे अभी बुलाओ। उसने अपने एक मुशीर को बुलाया, फिर उसके आने पर कहा, मैं अभी तुम्हें 3 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। किसी वक्त भी एक शख्स तुम्हारे पास आएगा। वो कोड वर्ड्स के तौर पर कहेगा, नागेश्वर पांडे गधे का बच्चा है। यह सुनते ही तुम उसे 3 करोड़ रुपए दे दोगे। मुशीर ने हैरानी से पूछा, पांडे साहब, आप गाली खाने के 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मुझे गाली देगा मैं उसे इसी तरह इनाम दूंगा। मैं आपको माँ बहन की गालियाँ दे सकता हूँ। क्या मुझे भी 3 करोड़ मिलेंगे? 3 करोड़ जूते मिलेंगे। किबरिया उस मुशीर की आवाज़ सुन चुका था। किसी वक्त भी उसके अंदर पहुंच सकता था। मुशीर ने कहा, यह आप रिसीवर उठाकर किससे बातें कर रहे हैं? ये तो ख़राब पड़ा है। इसके लिए कंप्लेन की गई है। मुझे पता है, तुम अभी जाओ, मैं बाद में बुलाऊंगा।
वो चला गया। उसके जाने के बाद उसने रिसीवर को देखकर सोचा, वाकई ये फ़ोन तो ख़राब है। मैं इतनी देर से इस पर कैसे बात कर रहा हूँ और मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, ये कैसे हो सकता है। उसने रिसीवर को फिर कान से लगाया। किबरिया ने कहा, गधे के बच्चे, जब तुझे आवाज़ सुनाई दे रही है तो फिर फ़ोन कैसे ख़राब हो सकते हैं। अब ये रिसीवर रख दे और दूसरे फ़ोन के ज़रिए दिल्ली के लिए सीट हासिल कर ले। उसने रिसीवर को रखकर दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाया, फिर एक एयरलाइन एजेंसी का नंबर डायल करने लगा। किबरिया दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। आइंदा फिर पांडे के पास जाकर उससे निमटने वाला था। आला बीबी ने फरमान मिस्री के साथ कुछ वक्त गुजारा था। उसके साथ रात का खाना खाकर काहिरा की शाहराहों पर घूमती रही थी। फरमान एक सेहतमंद कद्दे-आवर खूबरू जवान था। पहली मुलाकात में आला बीबी को दिल दे बैठा था। वो भी उससे किसी हद तक मुतासिर थी, लेकिन इतनी रिजर्व थी कि वो इजहार मोहब्बत की जरूरत नहीं कर रहा था। वो भी उसे मौका नहीं दे रही थी। पुरस्रार अलूम जानने वाली बिनते अमारा ने फरमान को अपना बेटा बनाया था। बाद में आला बीबी को भी बेटी बना लिया था। वो बूढ़ी टेलीपैथी जानती थी। उसके दिमाग में कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला आ सकता था, लेकिन उसके चोर ख्यालात नहीं पड़ सकता था। उसने खुद पर ऐसा अमल किया था कि तीर हो या तलवार हो या बंदूक की गोलियां हो, वो चंद सेकंड के लिए उसे जख्मी करती थी। फिर वो जख्म आप ही आप भर जाता था। वो और भी कई तरह के पुरस्रार अलूम जानती थी। उसने मुझे तलाश करने के लिए मेरा जायचा बनाया था। अपने एक पुरस्रार इलम के जरिए मुझे ढूंढ रही थी। ऐसे वक्त तो पता चला कि कोई उसकी मालूमात के रास्ते में रुकावट बन रहा है। वो रुकावट बनने वाला कौन है, कहाँ रहता है और किस तरह का अमल कर रहा है, यह भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुमारी पूजा कल्याणी की दादी माँ एक विच लेडी थी। वो अपने काले अलूम से 16 बरस की जवान खूबसूरत छोकरी बनकर रहती थी। इस वक्त वो 110 बरस की बूढ़ी थी। उसका दावा था आइंदा और 100 साल तक वो 16 बरस की जवान लड़की बनकर रहेगी। उसने तनवीमी अमल के जरिए मेरा ब्रेन वॉश किया था। मेरे अंदर टेलीपैथी का इल्म रहने दिया था। बाकी मेरी पिछली ज़िंदगी भुला दी थी। मैं कैसी जहानत से काम लेता हूँ, कैसी हिकमत अमली से दुश्मनों को पसपा करता हूँ, ये सब कुछ मेरी याददाश्त में महफूज था। ख्याल ख्वानी की सलाहियतें भी याद आने वाली थी, लेकिन मेरी असली शनाख्त मुझे नहीं मिल सकती थी। मैं न खुद को पहचान सकता था और ना ही अपनों में वापस जा सकता था। वो पूजा की दादी माँ ज़बरदस्त विच लेडी थी। मेरे चारों तरफ काले इल्म से ऐसी बंदिश कर चुकी थी कि बिनते हमारा जैसी ज़बरदस्त विच लेडी भी मुझ तक नहीं पहुँच पा रही थी। वो मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि किसने मेरे अतराफ काले मंत्रों से बंदिश की है और इसका तोड़ कैसे हो सकता है। उस रात बिनते हमारा थक हार कर सो गई। उसने समझ लिया था कि उस नामालूम जादूगर से टकराना आसान नहीं होगा। रफ्ता रफ्ता मालूमात हासिल होंगी कि किसने मुझे ट्रैप किया है और मैं कब तक काले इल्म की जकड़बंदी में रहूंगा। फरमान मिस्री ने आला बीबी को बिनते हमारा से मिलाया था। इससे पहले आला बीबी ने फरमान मिस्री के ख्यालात पढ़े थे। उसके जरिए बिनते हमारा के दिमाग में पहुंची थी, फिर उसके ख्यालात पढ़े थे। ये उसकी खुशफहमी थी कि वो इन माँ बेटे के दिमाग में पहुंचकर बहुत कुछ मालूम कर सकती है। बाद में बिनते हमारा ने उसे बताया कि वो धोखा खा रही है। इन माँ बेटे के चोर ख्यालात को कोई नहीं पढ़ सकता। उसने अपने और फरमान के दिमाग पर ऐसा अमल किया था कि वो अपने अंदर पराई सोच की लहर महसूस कर लेते थे, लेकिन जाहिर नहीं होने देते थे। ऐसे ही अमल बाबा साहब के दायरे में आला बीबी और किबरिया पर भी किया गया था। फरमान मिस्री बेहतरीन फाइटर था। अपनी माँ से टेलीपैथिक इल्म हासिल कर चुका था। बहुत जल्द ख्याल ख्वानी के काबिल होने वाला था। बिनते हमारा उसे कुछ पुरस्रार अलूम भी सिखा रही थी। आला बीबी, फरमान और बिनते हमारा के दरमियान मोहब्बत और एतमाद पैदा हुआ। तब फरमान ने आला बीबी को अपने बारे में असल हक़ाइक़ बताए। आला बीबी ने दरिया नील के साहिल पर एक बंगला किराए पर लिया था। फरमान ने कहा, काहिरा के मुज़ाफ़ात में वुस्ता नामी एक बस्ती है। मैं वहाँ की ज़मीनों का मालिक हूँ। वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता हूँ। मैं चाहूँगा तो मेरे साथ रहो। इस किराए को बंगले को छोड़ दो। आला बीबी ने कहा, आज रात मुझे यहाँ रहने दो, कल किसी वक्त तुम्हारी हवेली में आऊँगी। फरमान बड़े प्यार से मुसाफिया करके चला गया। वो रात उसने उसी बंगले में गुजारी। खिड़कियों और दरवाज़ों को अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर सोने से पहले अपने दिमाग को हदायत दी कि बंगले के आसपास कोई गैर मामूली बात हो या कोई अंदर आना चाहे तो फ़ौरन उसकी आंख खुल जाए। वो ये हदायत देकर सुबह 6 बजे तक के लिए गहरी नींद सो गई। फरमान मिस्री अपनी कार ड्राइव करते हुआ जा रहा था। काहिरा शहर से उसकी हवेली 50 किलोमीटर के फासले पर थी। वो अपने इलाके का जागीरदार था। उसकी हवेली के अंदर और बाहर दर्जनों मुसल्ला गार्ड्स की ड्यूटी रहा करती थी। ये दौलत और जागीर उसे बिनते हमारा से हासिल हुई थी। वो कहती थी, तुम मेरे बेटे हो, आज मेरा जो कुछ है वो कल तुम्हारा होगा। वो सिर्फ अपनी दौलत और जायदाद ही नहीं, अपने पुरस्रार अलूम भी उसके जहन में मुंतकिल करती जा रही थी। उसने एक बार पूछा था, मामा आप अपना सब कुछ मुझे देती जा रही हैं, आखिर मुझे इस कदर चाहती क्यों हैं? उसने जवाब दिया, बेटे मैं तुम्हारे ज़रिए मोहब्बत के रिश्तों में इजाफा करना चाहती हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में एक हसीन लड़की आने वाली है। तुम उसके ज़रिए इस दवाजी ज़िंदगी गुजारोगे। वो मेरे लिए एक पोते को जन्म देगी, तो वो पोता मुझे दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत बना देगा। आप कैसे कह सकती हैं कि वह हसीना मुझसे राज़ी हो जाएगी और वह एक बेटे को जन्म देगी? मेरा एक इल्म मुझे मुस्तकबिल के बारे में दुरुस्त बताता है। बस एक परेशानी है, कहीं से कोई रुकावट पैदा होने का अंदेशा है। कैसी रुकावट? यह भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ।
ये कुछ अर्सा पहले की बात थी। फिर आला बीबी से उनकी मुलाकात हुई तो वो फरमान से बोली, यही वो हसीना है जो मेरे लिए एक पोता पैदा करेगी, इसे जल्द से जल्द अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करो। वो बोला, मामा ये जितनी हसीन है उतनी ही संगीन है, बहुत रिजर्व रहती है, रोमानवी अंदाज इख्तियार करने का मौका नहीं दे रही है। क्या ये मुझसे मोहब्बत करेगी? मोहब्बत और बेहतरीन सलूक से हम दोनों इसका दिल जीत लेंगे। मैं इसके बाप को ढूंढ निकालूंगी तो ये हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। फिर बिनते अमारा ने पुरस्कार उलूम के जरिए मुझे तलाश करना चाहा। तब पता चला वाकई वैसी रुकावट पैदा हो रही है जिसका जिक्र फरमान से कर चुकी थी। अब ये अंदेशा पैदा हो रहा था कि वही रुकावट फरमान और आला बीबी के दरमियान आएगी, उन्हें एक दूसरे से मिलने नहीं देगी। फिर आला बीबी उसके लिए एक पोते को जन्म नहीं दे सकेगी। उसने फरमान से कह दिया था कि वो सुबह तक मुराकबे में रहेगी और उस नामालूम कुव्वत के बारे में मालूम करती रहेगी। उसे आला बीबी के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाना होगा। वो अपनी मामा की हदायत के मुताबिक आला बीबी को अपनी तरफ माइल करने की कोशिशें करता रहा, लेकिन उसका अंदाज महबूबाना होने के बावजूद बेतकल्लुफाना नहीं था। वो उसे मोहब्बत और उसकी रजामंदी से हासिल करना चाहता था। लिहाजा उसे ये साहली बंगले में तनहा छोड़कर शहर से दूर एक हवेली की तरफ जाने लगा। वो कार ड्राइव करने के दौरान ये तमाम बातें सोच रहा था। अचानक उसके अंदर बेचैनी सी पैदा होने लगी। ये सोच पैदा होने लगी कि वाला बीबी से दूर होकर गलती कर रहा है, आज ही रात उसे हासिल कर लेना चाहिए। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। बड़ी संजीदगी से खुद को टटोलने लगा कि उसके अंदर आला बीबी के लिए जारहाना ख्यालात क्यों पैदा हो रहे हैं। नहीं, मैं उसे प्यार की सच्चाई से हासिल करूंगा। मेरे अंदर ये शैतानी ख्यालात क्यों पैदा हो रहे हैं? अगर पराई सोच की लहरें होती तो मैं उन्हें महसूस कर लेता। मेरे अंदर कोई नहीं है, फिर मैं अपने काबू से बाहर क्यों हो रहा हूँ? उसने सोचते हुए गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे वापसी के रास्ते पर मोड़ लिया। तब उसे मानना पड़ा कि कोई नादीदा कुव्वत उस पर हावी हो रही है, उसे वापस आला बीबी की तरफ ले जा रही है। अगर उसने खुद को ना रोका तो ये बहुत बुरा होगा। आला बीबी उससे बदजन हो जाएगी, उसे अय्याश और बद किरदार समझकर उसका साथ छोड़ देगी। वो तेजी से कार ड्राइव करता जा रहा था और उसे रोकने की कोशिश भी करता जा रहा था, लेकिन नाकाम हो रहा था। उसने फौरन ही ख्यालख्वानी करते हुए बिनते अमारा को पुकारा, मामा मुझे बचाओ, कोई मुझ पर हावी हो रहा है। ये वही नादीदा कुव्वत हो सकती है, मुझे बचाओ। उसकी सोच की लहरें बिनते अमारा तक नहीं पहुंच रही थी। तब उसे याद आया, जब वो मुराकबे में रहती है तो उसके दिमाग के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई उसके अंदर नहीं पहुंच पाता। उसने कहा था सुबह तक मुराकबे में रहेगी, इसका मतलब था कि वो अभी उसकी आवाज़ सुन पाएगी और ना ही उसकी कोई मदद कर सकेगी। वो नादीदा कुव्वत बहुत ही ज़बरदस्त थी। वो उससे निजात हासिल करने में नाकाम हो रहा था। बेख्तियार ड्राइव करता हुआ उसी साहली बंगले की तरफ जा रहा था जहाँ एक बेडरूम में आला बीबी सो रही थी। गाड़ी उस बंगले के सामने पहुंचते ही रुक गई। उसने फिर ख्यालख्वानी की परवाज़ की। आला बीबी के अंदर पहुंचा। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही बेदार हो गई। उसने पूछा, कौन है? वो बोला, मैं फरमान। मेरे अंदर आओ और मुझसे बचने की कोशिश करो, कोई शैतान मेरे अंदर घुसा हुआ है। वो फौरन उठ बैठी। उसके अंदर पहुंचकर देखा वो बहुत परेशान था। उसके ख्यालात ने बताया वो वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन एक नादीदा कुव्वत उसे यहाँ ले आई है। वो चाहती है कि फरमान ज़बरदस्ती आला बीबी से ताल्लुकात कायम करे। वो कार से उतरकर बंगले के दरवाजे तक आया, फिर पूरी कुव्वत से वापस जाने की कोशिश की। वहां से पलटकर साहिल का रुख किया, लेकिन उसका दिमाग उसके काबू से बाहर हो गया। वो दरवाजे के पास आकर उसे लाते मारने लगा, झुंझलाकर कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, नहीं खोलोगी तो ये टूट जाएगा। आला बीबी उसके अंदर अपनी दिमागी कुव्वतों का इजाफा करना चाहती थी ताकि उसकी और फरमान की मुश्तरका कुव्वतों से उस नागहानी शैतानी कुव्वत का मुकाबला किया जा सके। ऐसे वक्त पता चला कि उसका दिमाग बेकाबू हो रहा है। अब वो फरमान को अपने पास बुलाना चाहती है, उसकी बात मानना चाहती है। वो इनकार में सर हिलाकर चीखने लगी, नहीं, ये मेरे अंदर कैसे गंदे ख्यालात पैदा हो रहे हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। वो इनकार कर रही थी, लेकिन बेख्तियार दरवाजे की तरफ बढ़ती जा रही थी। इन लम्हात में फरमान दिमागी तौर पर सुकून महसूस कर रहा था। उसके अंदर से शैतानी जिद खत्म हो गई थी। वो उसके दिमाग में पहुंचकर बोला, अब वो नादीदा कुव्वत तुम्हारे अंदर मौजूद है। एक बात समझ में आ रही है, वो बैक वक्त हम दोनों को मजबूर नहीं कर सकेगी। मैंने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है, तुम अंदर से खोलोगी तो ये नहीं खुलेगा। यही हुआ। आला बीबी ने नादीदा कुव्वत के दबाव में आकर दरवाजे की चिटकनी हटाई तो वो बाहर से बंद था। अचानक फरमान ने फिर अपने अंदर शैतानी जिद महसूस की। उधर आला बीबी ने दिमागी सुकून महसूस होते ही फिर चिटकनी लगा दी। बाहर से फरमान ने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद हो चुका था। ऐसा 2-4 बार हुआ। वो नादीदा कुव्वत आला बीबी को मजबूर करती तो फरमान उसका बचाव करता, वो फरमान को मजबूर करती तो आला बीबी उसका बचाव करती। ऐसे तरीक़ेकार से वो कुव्वत अपने इरादे में नाकाम हो रही थी। आखिर वो मजबूर हो गई, उसे बोलना पड़ा। फरमान को अपने अंदर बिनते अमारा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, तुम गधे हो, मैंने कितने मौके फराहम किए, पहले तुम्हें रोमांस का मौका दिया, फिर तुम इस बंगले में उसके साथ तन्हा आए, लेकिन तुमने इसे हाथ नहीं लगाया। आखिर मैं मजबूर होकर ऐसा कर रही हूँ। तुम मेरे बेटे हो, मेरी बात मानो। मैं आला बीबी पर पूरी तरह कब्जा जमा रही हूँ। वो बिल्कुल बेबस हो जाएगी। तुम अभी उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम करो। नहीं मामा, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसे प्यार से हासिल करना चाहता हूँ। आप ज़बरदस्ती के लिए क्यों मजबूर कर रही हैं? मेरा इल्म कह रहा है।
आज रात ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ताश के पत्तों ने बताया है, आज रात इसकी कोख में मेरे पोते की बुनियाद पड़ेगी। वो झुंझलाकर बोला, आप तो एक पोते के पीछे पड़ गई हैं, इखलाक और तहजीब को भूल गई हैं। मैं निकाह पढ़ाए बगैर आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा। बेटे फरमान, तुम नहीं जानते, आज चांद की पहली तारीख है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो अगले चांद की पहली तक इंतज़ार करना होगा। मैं ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार नहीं कर सकती। इंतज़ार क्यों नहीं कर सकती? मसला क्या है? मेरा बुढ़ापा, मेरी कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। तुम्हारी औलाद मेरी तमाम कमज़ोरियाँ दूर कर देगी, मेरे तमाम मसाइल हल कर देगी। फिर आप 1 माह तक इंतज़ार करें, मैं आला बीबी को शादी के लिए राज़ी करूँगा। तो मेरी बात नहीं समझोगे, ना मैं समझा सकूँगी। शादी नहीं होनी चाहिए। मैं जो अमल करने वाली हूँ उसके लिए नाजायज़ औलाद चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो फरहाद अली तैमूर की बेटी है, उसने बाबा साहब के दायरे में परवरिश पाई है। वो कभी खिलाफ तहजीब एक नाजायज़ बच्चे की माँ नहीं बनेगी। उन्हें आला बीबी की आवाज़ सुनाई दी, मैं सब सुन रही हूँ। मामा, आप एक बच्चा चाहती हैं? शर्त यह है कि बच्चा फरमान का हो और वो मेरी कोख से हो। इस सिलसिले की अहम बात यह है कि उसे नाजायज़ होना चाहिए। तुमने मुझे माँ कहा है और मैं तुम्हें दिल से बेटी समझती हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं फरमान को अपनी दौलत और जायदाद देती रहती हूँ। ये रफ्ता रफ्ता बेइंतहा दौलतमंद बनता जा रहा है। मैं तुम्हारे भी काम आ रही हूँ। कल सुबह तक तुम्हारे पापा को ढूंढ निकालूंगी। एक माँ तुम दोनों के लिए बहुत कुछ कर रही है, क्या इसके बदले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? बहुत मामूली सी ख्वाहिश है, मुझे एक नाजायज़ बच्चा दे दो। वो बोली, मामा, मैं अब तक यही समझ रही थी कि आपने मुस्बत मकासद के लिए पुरस्रार अलूम हासिल किए हैं, लेकिन ये मोटी अकल से भी समझा जा सकता है कि गलत हरकतों से नाजायज़ मकासद हासिल किए जाते हैं। आप काला जादू जानती हैं और इसे पुरस्रार अलूम का नाम देती हैं। आपको काले जादू के लिए मुझसे और फरमान से जन्म लेने वाले नाजायज़ बच्चे की ज़रूरत है। मेरी मालूमात के मुताबिक काला जादू जानने वाले अपने कोई अहम मकसद हासिल करने के लिए गुनाह आलूद नाजायज़ बच्चे की कुर्बानी देते हैं, उसका खून बहाकर कोई मुराद हासिल करते हैं। बिनते अमारा ने कहा, तुम दुरुस्त कह रही हो। जब मैं हर तरह तुम दोनों के काम आ रही हूँ तो क्या तुम अपना एक बच्चा मेरे लिए कुर्बान नहीं करोगे? फरमान ने नफरत से कहा, आप पहली बार एक माँ की नहीं, एक डाइन की, एक खबीस चुड़ैल की ज़ुबान से बोल रही हैं। अब मालूम है कि आपने मेरा एक बेटा हासिल करने के लिए मुझे बेटा बनाया है। मैं ऐसे रिश्ते पर थूकता हूँ, आप मेरे दिमाग से चली जाएं। कैसे चली जाऊँ? अगर किसी दूसरे जवान से और किसी दूसरी लड़की से मेरा काम बनता तो मैं तुम लोगों के पीछे इतना वक्त ज़ाया न करती। तुम दोनों का जायचा मेरे काले अमल के मुताबिक है। तुम दोनों की दानिशमंदी यही होगी कि मेरी बात मान लो, समझ लेना। पहला बच्चा पैदा होते ही मर गया था, उसके बाद माला माल कर दूंगी। तुम दोनों दुनिया के अमीर तरीन मियाँ बीवी कहलाओगे। आला बीबी फरमान के दिमाग में थी। उसने कहा, तुम पूरी ताकत से सांस रोको, मैं तुम्हारी दिमागी तवानाई में इजाफा कर रही हूँ, हम इसी तरह इसे दिमाग से निकाल सकती हैं। उन दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से सांस रोकी। बिनते अमारा उसके दिमाग से निकल गई। दूसरे लम्हे में वो आला बीबी के अंदर आ गई। फरमान जानता था कि वो यही करेगी। उसने भी आला बीबी के अंदर आकर उसके साथ पूरी कुव्वत से सांस रोकी। वो वहाँ से निकल गई। 2-4 बार यही होता रहा। आला बीबी ने कहा, बिनते अमारा, हमने तुम्हें माँ कहकर गलती की, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम अपने पुरस्रार अलूम हम पर आजमाओ, हम अपनी जहानत से इनका तोड़ करते रहेंगे। वो गुस्से से बोली, तुमने अपनी हमाकत से मुझे दुश्मन बना लिया है। मैं तुम्हारे बाप को तलाश करके तुम्हें वहां तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारा बाप भी मेरी दुश्मनी से नुकसान उठाएगा। वो अभी जहां भी हो, बेबस और मजबूर हो, वो टेलीपैथी का इल्म भूल चुका है, इसीलिए तुम लोगों से राब्ता नहीं कर रहे। मैं कल तक उसे तलाश करके दिमागी मरीज बना दूंगी। फरमान ने कहा, तुम हमें माँ का प्यार देते देते अचानक बदतरीन दुश्मन बन गई हो। मुझे याद आ रहा है, एक बार तुमने कहा था कि तुम दोबारा जवान होने का अमल करी हो, मेरा पहला बच्चा तुम्हारे लिए खुश नसीबी लाएगा। अब बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि तुम अपना बुढ़ापा और कमजोरी दूर करने के लिए और एक बार फिर से जवान होने के लिए हमारे पीछे पड़ गई हो। तुम मुझको, आला बीबी को और उसके पापा को जान से मार डालने की भी धमकी दो, तब भी हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। वो गुस्से से बोली, मैं तुम दोनों को झुका करूंगी। तुम दोनों अपना पहला नाजायज़ बच्चा मुझे दोगे, ज़रूर दोगे। इस वक्त 4 बज चुके हैं, अब थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। चांद की पहली तारीख गुजर चुकी है। आज मैं नाकाम हो गई। तुम दोनों को जान से मार डालना मेरे लिए मामूली सी बात है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखने पर मजबूर हूँ। अगले माह चांद की पहली तारीख को मैं अपनी बात ज़रूर मनवाऊंगी। मैं जा रही हूँ, लानत है तुम दोनों पर। वो चली गई। उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। आला बीबी ने फरमान के शाने पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम इसकी ममता के फ्रेम में नहीं आए। अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन ना करते तो वो हमें बहुत ही गंदे और घिनौने रास्ते पर ले जाती। फरमान ने कहा, हम एक दूसरे से ताउन करके ही आइंदा भी उस बला से निजात हासिल कर सकती हैं। ये अगले माह चांद की पहली तारीख तक हमें गुनाह करने पर मजबूर करती रहेगी। हमारी बेहतरी इसी में है कि हम इस बला के टलने तक ज़रूर एक साथ रहें। हाँ, अब ये ज़रूरी हो गया है।
हम इसकी कमज़ोरियों को समझे। वो अपने बुढ़ापे और कमज़ोरी से निजात हासिल करने के लिए हमारे पीछे पड़ गई है। अगर हम इसे मज़ीद कमज़ोर बनाने की तदाबीर पर अमल करें तो इससे हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। वो उसके हाथ पर हाथ रखती हुई बोली, तुम इंतहाई मजबूरी की हालत में भी शैतान ना बन सके। तुमने साबित किया है कि शरीफ और इज्जतदार हो। मैं तुम पर एतमाद करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। तो फिर अभी ये बंगला छोड़ दो, मेरी हवेली में चलो और मेरे साथ रहो। आला बीबी ने सफरी बैग में अपना तमाम ज़रूरी सामान रखा, फिर उसके साथ बाहर कार में बैठ गई। फिर उसे कहा, हमें हर लम्हे मोहतात रहना है। वो चुड़ैल किसी वक्त भी हमारे अंदर पहुंच सकती है। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, फिलहाल हमारे पास बचाव का यही तरीका है। वो तुम्हारे दिमाग में आएगी तो मैं तुम्हारे अंदर आकर उसे नाकाम बनाऊंगा। जब वो मेरे अंदर आएगी तो तुम उसे नाकाम बनाती रहोगी। उसके हमलों की नौयत को समझते हुए हमें हम वक्त हाजिर दिमागी से काम लेना होगा। वो 3 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद हवेली में आ गए। उस वक्त दिन निकल आया था। उसने आला बीबी से कहा, फिलहाल किसी भी बेडरूम में जाकर नींद पूरी करो। बाद में जो भी कमरा पसंद आएगा वो तुम्हारे लिए मखसूस कर दिया जाएगा। वैसे तुम यहाँ मेहमान बनकर नहीं, इस हवेली की मालकन बनकर होगी। उसने कमरे में आकर कहा, मैं यहाँ गुजारा कर लूँगी। वैसे अभी तक खैरियत है। वो हमारी तरफ पलट कर नहीं आ रही है। वो यकीनन थक गई होगी। मैं एक अरसे से उसके करीब रहता आया हूँ। मैंने देखा है वो बज़ाहिर सेहतमंद नजर आती है लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर है। कुछ दवाएं खाती रहती है और अपने ऊपर कुछ अमल करती रहती है। इस तरह आर्जी तौर पर तवानाई हासिल करती रहती है। आला बीबी ने कहा, इसलिए वो जल्द से जल्द काले अमल के जरिए फिर से जवानी और तवानाई हासिल करना चाहती है। अच्छी बात है, अब मैं 4 बजे तक नींद पूरी करूंगी, फिर बेदार हो जाऊंगी। अब तो दिन निकला है, शब बखैर नहीं कह सकती, इसलिए सुबह बखैर। वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे से रुखसत हो गए। फरमान अपने कमरे में जाकर सो गया। आला बीबी परेशान होकर सोचने लगी, ये बिंदी हमारा सिर्फ इसलिए मुझ पर भारी पड़ रही है कि अपने एक पुरस्कार इलम के जरिए मेरे दिमाग को बेहिस बनाकर अंदर घुसाती है और मैं उसकी सोच की लहरों को महसूस करने के काबिल नहीं हूँ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस चुड़ैल को अपने अंदर आने से किस तरह रोक सकती है। उसने कुछ सोचकर एल्पा को मुखातिब किया, हेलो सिस्टर, मैं बोल रही हूँ। एल्पा ने खुश होकर कहा, आला बीबी तुम आई हो, खैरियत से हो ना? सिस्टर, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। एक विच लेडी बहुत खतरनाक है, उसका नाम बिनते अमार है। वो कई तरह के पुरस्कार उलूम जानती है। किसी के भी दिमाग में घुस आती है। वो तुम्हारे भी अंदर आएगी तो तुम उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकोगी। फिर तो वो वाकई बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है वो तुम्हारे दिमाग में घुस आती है और तुम उसे रोक नहीं पाती। हाँ, यही परेशानी है। मैं जनाब तबरेज़ी से इल्तजा करूंगी तो वो मेरे दिमाग को लॉक कर देंगे, लेकिन वो अक्सर यही समझाते रहते हैं कि दुनियावी मामलात में रूहानी इमदाद तलब ना किया करो। पता नहीं कुदरत का मंशा क्या होता है। बाज़ मुसाइब इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, वैसे मुसाइब की आग में जलकर कुंदन बन जाता है। ठीक है, तुम्हें अभी जनाब तबरेज़ी से रुजू नहीं करना चाहिए। हम अपने तौर पर कुछ तदाबीर पर अमल करेंगे। सबसे पहले तो मैं उसकी कमज़ोरियाँ मालूम करना चाहूँगी। आला बीबी ने उसे बताया कि उसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होगी। वो बूढ़ी और कमज़ोर है। फिर से जवानी और तवानाई हासिल करने के लिए उसे और फरमान को परेशान कर रही है। उसके बनाए हुए जायचों के मुताबिक अगर वो फरमान से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करेगी और नाजायज़ बच्चे को जन्म देगी तो उस नाजायज़ बच्चे के लहू से उस बुढ़िया को जवानी भी हासिल होगी और तवानाई भी। इस मकसद के लिए वो अगले चांद की पहली तारीख तक उन दोनों को गुनाहगार होने पर मजबूर करती रहेगी। अभी वो थक हार कर सो रही होगी, आइंदा किसी वक्त भी आकर परेशान कर सकती है। एल्पा ने पूछा, क्या तुम मुझे उसके करीब पहुंचा सकती हो? मैं उसके दिमाग में पहुंचा सकती हूँ। वो पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती है लेकिन अनजान बनी रहती है। उसे ये इत्मीनान रहता है कि कोई उसके चोर ख्यालात नहीं पड़ सकेगा। मैं तुम्हारे दिमाग में आ रही हूँ, तुम मुझे उसके अंदर पहुंचा दो। एक बात याद रखो, अगर वो तुम्हारी आवाज़ और लहजे को पकड़ लेगी तो खुद तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन जाएगी। तुम उसकी सोच की लहरों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकोगी। तुम फिक्र ना करो, मैं मोहतात रहूंगी। मुझे उसके पास पहुंचाकर तुम आराम से अपनी नींद पूरी करो। मैं बाद में तुमसे रब्ता करूंगी। आला बीबी ने उसे बिनते अमारा के दिमाग में पहुंचा दिया, फिर वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। अपने दिमाग को ज़रूरी हदायत देकर सो गई। वो बूढ़ी विच लेडी उस वक्त सो रही थी। उसने नींद की हालत में पराई सोच की लहरों को महसूस किया लेकिन अनजान बनी रही। वो सो जाना चाहती थी। ऐसे ही वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा, मैडम, एक ज़रूरतमंद रईस आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप उसे मुलाकात का कोई वक्त देना चाहेंगी? वो बोली, उसे कहो शाम को फ़ोन पर बात करें। मैं तुमसे कहना भूल गई थी कि अभी चंद घंटे आराम करूंगी, मुझे डिस्टर्ब ना करना। वो रिसीवर रखकर फिर बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद करके सोच के जरिए बोली, आला बीबी, मैं तुम्हें अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। तुम यही देखने आई हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करने वाली हूँ। मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, थक गई हूँ। चंद घंटे तक नींद पूरी करने के बाद ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम मेरे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकोगी, मेरी चालों को नहीं समझ सकोगी। इसलिए जाओ।
हेल्पा उसके दिमाग से निकलकर उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर पहुंच गई। उसे मालूम हो चुका था कि बिनते अमारा पर कितने ही हमले किए जाएं तो वो अपने मुकर्रर वक्त से पहले नहीं मरेगी। उसके जिस्म पर जितने जख्म लगते हैं वो देखते ही देखते चंद सेकंड में भर जाते हैं। हेल्पा ये अच्छी तरह समझ गई कि इस बूढ़ी चुड़ैल को जख्मी किया जा सकता है और ना हलाक किया जा सकता है। वो बुढ़ापे के बायस बहुत कमज़ोर है। उसे मज़ीद कमज़ोर बनाया जाए तो उसकी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें कमज़ोर पड़ जाएंगी। मुश्किल ये थी कि उसे हिसाबी कमज़ोरियों में भी मुब्तला नहीं किया जा सकता था। सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसकी उन कमज़ोरियों में इजाफा किया जाए जो बुढ़ापे के बायस थी। वो मज़ीद मालूमात के लिए अब उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के ख्यालात पड़ रही थी। ये मालूम हुआ कि बिनते अमारा के पास पुरस्रार उलूम के हज़ारों साल पुराने नुस्खे हैं जिनसे वो इस्तिफ़ादा कर रही है। उनमें से 2-4 नुस्खे ऐसे हैं जिन्हें वो हर रोज़ एक बार पढ़ती है और अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करती रहती है। ये काम की बात मालूम हुई थी। बिनते अमारा को इन नुस्खों से महरूम किया जा सकता था। सेक्रेटरी के ख्यालात ने बताया कि बिनते अमारा के बेडरूम से मुल्हिका एक कमरा है जहाँ उस अलमारी में उसकी अहम दस्तावेजात और वह अहम नुस्खे रखे हुए हैं। उस अलमारी की एक चाबी उसके पास रहती है और दूसरी चाबी उसका एक मुआविन विच डॉक्टर अपने पास रखता है। वो जब भी कोई काला अमल करती है तो वो विच डॉक्टर एक शागिर्द और खिदमतगार की हैसियत से उस काले अमल की तैयारियां करते हैं और इस अमल के लिए ज़रूरी सामान फराहम करता है। अलमारी की जो चाबी बिनते अमारा के पास थी उसे हासिल करना मुमकिन नहीं था। वो एक सोने की चेन के साथ उस चाबी को अपने गले में पहने रहती थी। विच डॉक्टर भी उस चाबी को बड़ी एहतियात से रखता था। सेक्रेटरी के ख्यालात ने बताया कि विच डॉक्टर उसके इश्क में मुब्तला है। वो भी उसे चाहती है लेकिन अभी उसके करीब नहीं जा रही है, दूर ही दूर से उसे ललचाती रहती है। हेल्पा ने फैसला कर लिया कि उस सेक्रेटरी के जरिए विच डॉक्टर को ट्रैप करेगी, फिर उस अलमारी से वह तमाम नुस्खे निकाल लेगी। वो विच डॉक्टर फिल वक्त मौजूद नहीं था। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर सिकंदरिया गया हुआ था। ये बात परेशान कुन थी। जब तक वो ना आता बिनते अमारा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। सेक्रेटरी को उसका फ़ोन नंबर नहीं मालूम था। वो फ़ोन पर अपने आशिक से गुफ्तगू करती तो हेल्पा उसकी आवाज़ सुनते उसके अंदर पहुंच जाती, फिर उसे सिकंदरिया से वापस आने पर मजबूर करती। हेल्पा दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। वो मेरे लिए भी परेशान थी। मैं कहाँ गुम हो चुका हूँ, मेरा कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब आला बीबी को एक अहम मसला दरपेश था। उस चुड़ैल को उसके दिमाग में आने से किसी तरह रोकना था। फिलहाल कोई तदबीर सुझाई नहीं दे रही थी। बिनते अमारा बुरी तरह थकी हुई थी। मुसलसल 6 घंटे तक सोती रही। बेदार होने के बाद फिर आला बीबी और फरमान के सिलसिले में फिक्रमंद हो रही थी। सोच रही थी कि किस तरह उन्हें काबू में किया जाए। वो किसी एक के दिमाग पर मुसल्लत होकर उसे गुनाह की तरफ माइल कर सकती थी, मगर दूसरा उसकी तरफ माइल नहीं होता था। वो बैक वक्त दोनों के दिमागों में जाके उन्हें मजबूर नहीं कर सकती थी। उसे हर हाल में उनसे होने वाले एक नाजायज़ बच्चे की ज़रूरत थी। उसके पास एक ऐसा मोहरा था जिसे वो आला बीबी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी, और वो मोहरा था रास्पुटीन। इस वक्त वो एक बेवा के मकान के कमरे में कैदी बना हुआ था। बिनते अमारा ने ही उसे कैदी बनाकर वहां रखा था। जहां उसे कैदी बनाकर रखा गया था वहां एक नौजवान बेवा रहती थी। उसका नाम हाला था। हाला ने उस कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। रास्पुटीन वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। वो शोर नहीं मचा सकता था, दरवाज़ा नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि पूरे काहिरा की पुलिस उसे तलाश करती फिर रही थी। हाला उसे गिरफ्तार करा सकती थी। उस नौजवान बेवा के दिमाग को लॉक कर दिया गया था। रास्पुटीन उसके अंदर पहुंच सकता था और ना उसे मामूल बना सकता था। वो जेल से फरार होने के बाद टेलीपैथी के जरिए वहां की पुलिस और इंतजामिया को परेशान करता रहा था। कितने ही अफसरों और सिपाहियों को मौत के घाट उतार चुका था। वहां के आला हुकाम और अवाम को अच्छी तरह दहशतज़दा कर चुका था। फिर ये वार्निंग दी थी कि शहर की नाकाबंदी की जाएगी और उसे तलाश किया जाएगा तो वो यहाँ के हुक्मरानों को और आला ओहदेदारों को एक एक करके हलाक करता रहेगा। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो ये शहर और ये मुल्क छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अभी शहर छोड़कर जाना उसके लिए मुनासिब नहीं था। उसके पाँव में गोली लगी थी। सब जानते थे कि वो लंगड़ा कर चल रहा है। वो शहर से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट या बंदरगाह की तरफ जाता तो उसे दूर ही से पहचान कर गोली मार दी जाती। फिर उसे आला बीबी की तरफ से भी खतरा था। वो किसी भेस में भी होता तो वो उसे लंगड़ी चाल से पहचान लेती, फिर उसे मजीद जख्मी करके उसके दिमाग पर हावी हो जाती। इन अंदेशों के बायस वो हाला के मकान में आकर छुप गया था। वहां बिनते अमारा उसके दिमाग में पहुंच गई थी, उसे परेशान करती रही थी, फिर उसे इसी मकान के एक कमरे में कैद कर दिया था। अब बिनते अमारा 6 घंटे तक सोने के बाद ताज़ा दम हो चुकी थी। वो रास्पुटीन के दिमाग में पहुंच गई। रास्पुटीन को बड़ा नाज था कि कोई टेलीपैथी जाने वाला उसके दिमाग में नहीं आ सकता था, लेकिन पिछली रात से बिनते अमारा उसके अंदर आकर उसे परेशान करती रही थी। उसने खुद को जाहिर नहीं किया था और वो परेशान होता रहा था कि उसके अंदर कौन पहुंच गया और खुद को जाहिर क्यों नहीं करे। इस बार बिनते अमारा ने कहा, हेलो रास्पुटीन, मैं खुद को जाहिर कर रही हूँ। वो परेशान होकर बोला, तुम मिस अन्नाउन हो, आवाज़ और लहजा बदल कर बोल रही हो। वो बोली, तुम जिसे मिस अन्नाउन कहते हो उसका असल नाम आला बीबी है। वो फरहाद अली तैमूर की बेटी है।
तुम तमाम टेलीपैथी जानने वालों और अमरीकी अकाबरीन को मिस अननोन के नाम से झांसा देती रहती है। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरे दिमाग में कैसे आ गई हो? मैं योगा का माहिर हूँ, हसास दिमाग रखता हूँ, पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ। ऐसी क्या बात है कि मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा? मैं यहाँ की बहुत मशहूर व मारूफ विच लेडी हूँ, कई पुरस्कार अलूम जानती हूँ। ऐसी एक इल्म के जरिए तुम्हारे जैसे योगा के माहिरों के अंदर पहुँच जाती हूँ। मेरा नाम बिनते अमारा है। तुम ये नाम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं तुम पर हुकूमत करने वाली मालकन हूँ और तुम मेरे गुलाम। वह बेबसी से खला में तक रहा था। उसके अंदर यह गैर मामूली सलाहियत थी कि वह हिसाबी कमजोरी में मुब्तला नहीं होता था। दुश्मन उसे कमज़ोर बनाकर उसके अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन वह विच लेडी दिमागी तवानाइयों के बावजूद दिमाग में घुस आई थी। उसने योगा की महारत से पूरी तरह सांस रोकी। ऐसे में सोच की लहरों को बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो कह लगा रही थी, कह रही थी, और सांस रोको और जितनी तदाबीर पर अमल कर सकते हो करते रहो। वह अच्छी तरह समझ गया कि इस विच लेडी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेगा। वह बेबसी से बोला, ओ गॉड, तुम कहाँ से पैदा हो गई हो? तुमने तो मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। तुम मेरे फर्मा बरदार बनकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ दूंगी, तुम जहां चाहोगे जा सकोगे, जो चाहोगे कर सकोगे। मेरे फर्मा बरदार बनकर रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि दुनिया का कोई भी टेलीपैथी जानने वाला कभी तुम पर हावी नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हारे किसी भी दुश्मन के दिमाग में पहुंचकर उसे नाबूद कर दूंगी। वो कायल होकर बोला, हाँ, ये फ़ायदा ज़रूर है। मैं तुम्हारे ज़रिए तमाम दुश्मनों पर हावी हो सकता हूँ। मैं सबसे पहले आला बीबी को ज़ेर करना चाहूँगा। क्या तुम उसे मेरे ज़ेर असर ला सकती हो? तुम मुझसे बहुत बुरी तरह खार खाए बैठे हो। एक बहुत ही कम उम्र लड़की तुम्हारे जैसे खरांट तजुर्बेकार टेलीपैथी जानने वाले को उल्लू बनाती रही है। इसकी वजह से तुमने अपनी एक टांग पर गोली खाई और तुम लंगड़े होकर जेल पहुंचे। इसमें शुबा नहीं कि तुम बहुत शातिर हो। तुमने जेल से फरार होकर यहाँ के हुक्मरानों को दहला दिया है। सब तुम्हारे नाम से दहशत है। मैं तुम्हारी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी। मैं दिन रात तुम्हारे काम आता रहूँगा। तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो अभी, और इसी वक्त उसे मेरी कनीज़ बना दो। तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आला बीबी से एक फ़ायदा हासिल करने वाली हूँ। जब मेरा काम निकल जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। क्या वो भी तुम्हारे ज़ेर असर आ चुकी है? दुनिया के बड़े से बड़े टेलीपैथी जानने वाले और बड़े से बड़े योगा के माहिर मेरे ज़ेर असर आ सकती हैं। आला बीबी की क्या बिसात है? तुम्हारी सलाहियतों से पता चलता है कि तुम उसके दिमाग में भी पहुंच जाती हो। सिर्फ पहुंचती नहीं हूँ, तुम्हें भी पहुंचा सकती हूँ। वो खुश होकर बोला, क्या सच कह रही हो? तुम अभी मेरे दिमाग में आओ। मैं उस लड़की के अंदर जा रही हूँ, लेकिन खबरदार वहां अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करोगे, खामोश रहोगे। रास्पुटीन उस बूढ़ी विच लेडी के अंदर आ गया। वो आला बीबी के अंदर पहुंच गई। उस वक्त वो भी अपनी नींद पूरी कर चुकी थी, गुसल वगैरह से फारिग होकर फ्रेश हो गई थी और फरमान के साथ बैठी दोपहर का खाना खाते हुए फरमान से कह रही थी, दिन के 2 बज रहे हैं। बिनते मारा की तरफ से तवील खामोशी है। फरमान कह रहा था, वो हमें परेशान नहीं कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खामोश बैठी होगी, अभी वो हमारे खिलाफ कोई गहरी चाल चल रही होगी। वो बोली, ये भी तो हो सकता है कि अभी वो हमारे अंदर मौजूद और खामोशी से हमारी बातें सुन रही हो। मैं ये सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे अंदर छुपी हुई है। बिनते मारा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। रास्पुटीन ने कहा, वापस क्यों आ गई? ये सुनना चाहिए कि वो तुम्हारे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही है। मैं बाद में उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर लूँगी। तुम ज़बरदस्त हो। आला बीबी को तो एक चुटकी में मसल डालोगी। मैं उसे जान से नहीं मारूंगी। उसका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उसे एक काम लेना चाहती हूँ, लेकिन यह कमबख्त राज़ी नहीं हो रही है। राज़ी कैसे नहीं होगी? तुम उसके दिमाग पर कब्जा जमाओगी तो ये गायब दिमाग रहकर तुम्हारा काम करेगी। अभी तुमने जिस नौजवान को उसके साथ देखा उसका नाम फरमान है। वो आला बीबी के दिमाग में पहुँच उसे बचाता है। मैं फरमान के दिमाग में पहुँचती हूँ, उसे सज़ा देती हूँ, तो आला बीबी उसके अंदर आकर उसे बचाती है। मैं समझ गया, तुम भी एक वक्त दोनों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ऐसा करो, पहले किसी एक के अंदर जाकर उस पर तनवीमी अमल करो, उसे मामूल बना लो, फिर किसी दूसरे वक्त दूसरे को मामूल बना लेना। आज तुम्हारे ताउन से यही करूंगी। तुम मेरा लब लहजा इख्तियार करके फरमान के अंदर जाओगे तो वह तुम्हें अपने अंदर से नहीं निकाल सकेगा। मैं जब तक आला बीबी पर अमल करती रहूंगी तब तक तुम फरमान के दिमाग पर कब्जा जमाए रखोगे। वो काबू में नहीं आएगा तो उसके अंदर जल्जला पैदा करोगे। मैं तो उसे दिमागी मरीज बना दूंगा। ऐसा हरगिज न करना। मैं उन दोनों को जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद रखना चाहती हूँ, ताकि वे एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते रहें। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मेरे बनाए हुए जायचों के मुताबिक उन दोनों से जो नाजायज़ औलाद होगी, मैं उसके लहू में भीग कर जवान लड़की बन जाऊंगी। मेरा बुढ़ापा और बुढ़ापे की तमाम कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब समझा तुम आला बीबी को जिंदा क्यों रखना चाहती हो।
मैं जिसे मार डालना चाहता हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। हम आज रात उन्हें ट्रैप करेंगे। पहले फरमान को दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाया जाएगा, उसके बाद वो ख्याल खानी के काबिल नहीं रहेगा। आला बीबी के अंदर पहुंचकर उसकी मदद नहीं कर सकेगा। एक वादा करो, जब तुम्हें एक बच्चा मिल जाए, आला बीबी तुम्हारे काम की नहीं रहे, तो उसे मेरी दाश्ता बना देना। वो मगरूर लड़की तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अब मेरे दिमाग से जाओ। वो बोला, मैं हाला के मकान के एक कमरे में कह दूँ। हाला से कहो वो दरवाज़ा खोले, मुझे बाहर निकलने दे। तुम जाओ, दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन मकान से बाहर ना जाना, पुलिस वाले तुम्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। वो चला गया। उधर आला बीबी ने कहा, मैं इतनी देर से रासपुटीन को भूल रही हूँ। कल बिनते अमारा ने उसके दिमाग में पहुंचकर उसे तिगनी का नाच नचाया था। फरमान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वो हाला के मकान में है। बिनते अमारा ने अच्छी तरह समझ लिया है कि वो बेयक वक्त हम दोनों को जेर नहीं कर सकेगी। इसके लिए उसे एक और टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत होगी। वो रासपुटीन को अपना मामूल बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इससे पहले कि वो उसे अपना अलाकार बनाए, हमें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। आओ हम अभी वहाँ चलेंगे। वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। बिनते अमारा ने अपने तौर पर सही प्लानिंग की थी। उन दोनों को बेयक वक्त ट्रैप करने के लिए रासपुटीन की ख्याल ख्वानी से काम लेने वाली थी। लेकिन एक अहम बात भूल गई थी कि आला बीबी रासपुटीन के बारे में ये जानती है कि वो हाला के मकान में छुपा हुआ है। उस बूढ़ी विच लेडी को यह सोचना चाहिए था कि आला बीबी वहां जाकर उसके अहम आलाकार को नुकसान पहुंचा सकती है। फरमान ने कहा, मैं वहां पहुंचते उसे गोली मार दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो बोली, वो हमें देखते ही बिदक जाएगा, फौरन ख्याल ख्वानी के जरिए बिनते अमारा को मदद के लिए पुकारेगा। वो बोला, हमारा तरीक़ेकार वही होगा, वो तुम्हारे अंदर आएगी तो मैं भी तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारी दिमागी तवानाई में इजाफा कर दूंगा। जब वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम मेरे बचाव के लिए मेरे अंदर आओगी। इस बार यह तरीक़ेकार काम नहीं आएगा। हम एक दूसरे की मदद करने में उलझे रहेंगे तो रासपुटीन को फरार होने का मौका मिल जाएगा। फरमान ने तायद में सर हिलाया। हाँ, ये तो मसला है। वो बुढ़िया अपने आलाकार को हमारे हाथों मरने नहीं देगी, वो हमें आपस में उलझा देगी। मैं अपने टेलीपैथी जानने वालों को बुला रही हूँ, वो हम दोनों के अंदर रहकर हमारी दिमागी तवानाइयों में इजाफा करते रहेंगे। वेल्पा को मुखातिब करके बोली, सिस्टर, हम रासपुटीन से टकराने जा रहे हैं। बिनते हमारा उसे बचाने के लिए हमारे अंदर जल्जले पैदा कर सकती है। तुम किब्रिया को बुलाओ और हमारे अंदर रहकर दिमागी तवानाई में इजाफा करो। किब्रिया को यह अच्छी तरह समझा देना कि हमारे पास रहकर अपनी आवाज़ ना सुनाए, वरना चुड़ैल उसके अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी 5 मिनट में आ रही हूँ। आला बीबी उसके दिमाग से वापस आ गई। वो हाला की रिहाइश के करीब पहुंच गए थे। उसने कहा, अभी उधर ना जाओ, हम 10 मिनट के बाद जाएंगे। गाड़ी किसी दूसरे रास्ते पर ले चलो। फरमान ने गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ ली। वो 10 मिनट तक उस इलाके में इधर उधर घूमते रहे। फिर किब्रिया की आवाज़ सुनाई दी, क्या हो रहा है आला बीबी? किससे चुड़ैल के चक्कर में फंस गई हो? सिस्टर ने बताया है कि वो बहुत खतरनाक है। हाँ, वो कमबख्त योगा जानने वालों के अंदर भी पहुंच जाती है। ये मेरे साथ फरमान बैठे हुए हैं। फिर उसने कहा, फरमान मेरा भाई किब्रिया आया है, वो तुम्हारे पास आएगा, उसे हेलो कहो। वो मुस्कुराकर बोला, हेलो किब्रिया, यू आर वेलकम। एल्पा आला बीबी से बातें करने लगी। किब्रिया ने फरमान के अंदर पहुंचकर कहा, हेलो फरमान, तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। फरहाद अली तैमूर के बेटे से मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी आमद से बहुत हौसला पैदा हो रहा है। मैं तनहा नहीं हूँ, हमारी सिस्टर एल्पा भी है और मजीद 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं। वो खुश होकर बोला, ओ गॉड, इतने टेलीपैथी जानने वालों की मौजूदगी में वो बिल्कुल बेबस हो जाएगी। उसे एक बार फिर नाकामी होगी। मैं रासपुटीन की तरफ जा रहा हूँ, तुम सब गूंगे बन जाओ। सिस्टर को और 4 टेलीपैथी जानने वालों को समझा दो कि काम हो जाने के बाद हमसे रुखसत होते वक्त भी कुछ ना बोलें, खुदा हाफिज भी ना कहें। वो रास्ता बदलकर ड्राइव करता हुआ हाला के मकान के करीब पहुंच गया। आला बीबी हाला के दिमाग में पहुंच गई। इस वक्त वो किचन में मसरूफ थी। वो उसे किचन से बैरूनी दरवाजे तक ले आई। उसने दरवाजे को खोल दिया। सामने आला बीबी फरमान के साथ खड़ी हुई थी। दोनों के हाथ में रिवॉल्वर थे। वो हाला के ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुकी थी कि रासपुटीन एक बेडरूम में है। वो दोनों तेजी से चलते हुए उधर जाने लगे। रासपुटीन बेडरूम से बाहर आ रहा था। उन दोनों को देखते ही ठिठक गया। सहम कर बोला, कौन हो तुम लोग? पूछने की जरूरत नहीं थी, हाथों में रिवॉल्वर लेकर आने वाले दोस्त नहीं होते। उसने फौरन ही ख्याल खानी के जरिए आवाज़ दिया, मारा, जल्दी आओ, मौत अचानक मेरे सामने आ गई है। वो अपनी कमजोरियां दूर करने के लिए एक नुस्खा सामने रखकर उस पर लिखा हुआ मंत्र पढ़ा करती थी। ऐसे वक्त कोई उसे मुखातिब करता तो वो गुस्से से भड़क जाती थी। लेकिन रासपुटीन ने कहा था कि मौत अचानक मेरे सामने आ गई है, इस बात ने उसे चौंका दिया। वो फौरन ही ख्याल खानी की परवाज करती हुई उसके अंदर पहुंची। उस वक्त आला बीबी कह रही थी, क्या हुआ रासपुटीन, होश उड़ गए? क्या अपनी माँ को बुला रहे हो? बिनते अमारा ने रासपुटीन के जरिए उन दोनों के हाथों में रिवॉल्वर देखे। फिर फौरन ही आला बीबी के दिमाग में पहुंच गई। कहने लगी, खबरदार गोली ना चलाना, वरना ऐसा जल्जला पैदा करूंगी कि तुम्हारे दिमाग की चूलें हिल जाएंगी। तो फिर जल्जला पैदा कर ही दो।
मेरे 3 गिनने तक तुमने मुझे पूरी कुव्वत के साथ ना रोका तो मैं उसे गोली मार दूंगा। ये वार्निंग देकर उसने कहा, 1। बिनते अमारा ने उसके अंदर हल्का सा जलजला पैदा किया। पता चला उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वो बोली, अब मैं एक के बाद 2 कह रही हूँ, तुम्हारे ये आलाकार हराम मौत मारने वाला है। आला बीबी के दिमाग में अल्पा 2 टेलीपैथी जानने वालों के साथ थी, यानी आला बीबी की अपनी दिमागी कुव्वत मिलाकर। इस वक्त 4 दिमागी कुव्वतें बिनते अमारा के मुकाबले पर थीं। इस बार उसने पूरी कुव्वत से जलजला पैदा करने की कोशिश की। फिर वो हैरान रह गई। उसे यूं लगा जैसे आला बीबी का दिमाग एक फौलादी किले में महफूज है, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। आला बीबी ने 3 कहते ही ट्रैगर को दबाया। ठाई की आवाज़ के साथ एक गोली रासपुटीन के शाने की हड्डियां तोड़ते हुए गुजर गई। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे दीवार से जाकर लग गया। बिनते अमारा ने चीख कर कहा, इसे जान से ना मारो, वरना मैं फरमान को जहन्नुम में पहुंचाने जा रही हूँ। तुम इसे मारोगी तो मैं तुम्हारे यार को मार डालूंगी। वो ख्याल ख्वानी की छलांग लगाकर फरमान के दिमाग में आ गई। फिर उसे बोली, आला बीबी को फायरिंग से रोको, रासपुटीन मेरा मामूल है, ये मरेगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे फौरन रोको। फरमान ने कहा, मैं उसे क्या रोकूंगा, उसने एक गोली चलाई है तो मैं दूसरी गोली चलाऊंगा। ये कहते उसने ट्रैगर को दबाया। ठाई की आवाज़ के साथ एक गोली रासपुटीन के दूसरे शाने की हड्डी तोड़ते हुए गुजर गई। वो चीखता हुआ तकलीफ से कराहता हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। बिनते अमारा गुस्से से चीखती हुई जलजले पैदा करने की बार बार कोशिशें कर रही थी, लेकिन फरमान का दिमाग मुतासिर नहीं हो रहा था। वो हैरानी से बोली, तुम्हारा दिमाग भी फौलाद की तरह सख्त हो गया है। तुम दोनों ने ऐसा क्या अमल किया है, मेरे हमले नाकाम क्यों हो रहे हैं। फरमान ने कहा, तुम बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी हो, अब तुम्हारा कोई जादू मुझ पर नहीं चलेगा। आला बीबी ने कहा, बुड्ढी चुड़ैल, तेरा ये आलाकार जहन्नुम में जा रहा है, इसे बचा सकती हो तो बचा लो, अपना तमाम काला जादू आजमा लो। वो बोली, इसे ना मारो, मुझसे सुलह करो, मैं वादा करती हूँ आइंदा तुम दोनों के दिमागों में नहीं आऊंगी। वो तो तुम वैसे भी नहीं आ सकोगी, तुम हमारी दिमागी कुव्वतों को आजमा चुकी हो, हम तुम्हें अपने अंदर से भगा भी सकते हैं। आला बीबी ने सांस रोकी। एल्पा और दोनों साथियों ने भी जोर लगाया तो उसकी सोच की लहरें बाहर निकल गईं। वो फरमान के अंदर पहुंची। फरमान ने भी यही किया। किबरिया और 2 साथियों ने मिलकर दिमाग से निकाल दिया। वो बार बार उनके दिमागों में जाने लगी और बड़ी बेआबरू होकर उनके कूचों से निकलने लगी। आखिर थक हार कर तस्लीम कर लिया कि अब वो कभी उनके दिमागों में जा सकेगी, ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकेगी। आला बीबी ने कहा, रासपुटीन, तू फिरौन की तरह ताकत का गुरूर दिखाता रहा, आज उसी फिरौन के देश में कुत्ते की मौत मार रहा है। उसने एक फायर किया। गोली रासपुटीन की पेशानी में आगे से सुराख करती हुई पीछे से निकल गई। जजीरा कल्याणी के उस महल में जैसे एक जबरदस्त तूफान आकर गुजर गया हो। कुमारी पूजा कल्याणी अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स जादेव और हरदेव को भारत के एक इलाके केराला से लेकर आई थी। उसे जादेव पर अंधा इत्मीनान था कि वह उसका वफादार और जांबाज बॉडीगार्ड है। मैंने जादेव को देखते ही भांप लिया था कि वो शख्स अंदर से बहुत गहरा और चालबाज है। बाद में मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। जादेव की असलियत ये थी कि वो इंडियन आर्मी कमांडोज ऑफिसर था। उसके कई कमांडोज पूजा के मुलाजिम और सिक्योरिटी गार्ड के भेस में वहाँ बड़ी राजदारी से मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे। भारतीय हुक्मरान पूजा कल्याणी से वो जजीरा हासिल करना चाहते थे। अदालत में मुकदमा चल रहा था और वो मुकदमा हारने वाले थे। भारतीय जासूस उस जजीरे की एक रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर तक पहुंचाया करते थे। मेरे बारे में ये रिपोर्ट पहुंचाई गई थी कि 24 घंटे पहले मुझे बेहोशी की हालत में एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस महल में लाया गया था। मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ से लाया गया है, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता था। आर्मी इंटेलिजेंस वाले मेरी असलियत मालूम करना चाहते थे, इसलिए जादेव ने महल में पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। महल के बाहर पूजा कल्याणी की पर्सनल सेक्रेटरी टीना से मालूम करना चाहा कि मैं कौन हूँ। उसने झूठी कसम खाई कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है। उसे कत्ल कर दिया गया। फिर पूजा के वफादार गार्ड्स पर हमले किए गए। इस तरह महल के अंदर और बाहर फायरिंग शुरू हुई। मैंने पूजा को समझाया था कि वह जादेव पर भरोसा ना करे, लेकिन वो मेरे मुकाबले में जादेव को अहमियत दे रही थी। लिहाजा मैं अपनी सलामती के लिए उसे बेडरूम में छोड़कर महल के दूसरे हिस्से में आया। पूजा को यह खुशफहमी थी कि मैं उसे मंगेतर और महबूबा समझता हूँ, लेकिन मैं सिमरन से मुतासिर हो गया था। पूजा इस जजीरे की मालिक थी। मैंने सिमरन जैसी कनीज को उस पर तरजीह दी तो वो जल भुन कर रह गई। मैंने उसे कहा, तुम्हारे सामने 2 अहम मसले हैं। एक तो ये कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हूँ, तो क्या तुम मुझे सिमरन के साथ इस महल में रहने दोगी? अगर इनकार करोगी तो मैं ये जजीरा छोड़कर चला जाऊंगा। ये पूजा के लिए बहुत बड़ा मसला था। वो एक ज़बरदस्त प्लानिंग के मुताबिक मुझे ट्रैप करके और मेरा ब्रेन वॉश करने के बाद इस जजीरे में लाई थी। उसकी दादी काले जादू की बहुत खतरनाक विच लेडी थी। दादी माँ ने अपने मंत्रों के साथ ज्ञान हासिल करने के बाद पूजा से कहा था कि वो फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी के जरिए इंडियन आर्मी को इस जजीरे में आने से रोक सकती है। पूजा ने मुझे हांगकांग के एक साहली इलाके में देखा था। वहाँ से मुझे ट्रैप करके इसी शहर के एक खुफिया मकान में लाया गया था। वहाँ उसकी दादी ने पता नहीं मुझ पर कैसा कैसा काला अमल किया था। मेरे जहन से इन सवालात के जवाबात मिटा दिए थे कि मैं कौन हूँ। क्या मैं इस दुनिया में तन्हा रहता था या अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करता था? उस फैमिली में मेरा कौन कौन था? माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे।
मेरी ज़िंदगी के छोटे बड़े वाक़यात, मेरे छोटे बड़े कारनामे क्या थे? इन तमाम सवालात के जवाबात हरफ़े गलत की तरह मेरे जहन से मिटा दिए गए थे। मेरी आवाज़ और लबो लहजे को तब्दील कर दिया गया। मेरी टेलीपैथी, ज़हानत और हाजिर दिमागी हिकमत अमली और जांबाजी को बरकरार रखा गया। काला जादू जानने वाली दादी माँ ने इस दुनिया में 110 बरस गुजारे थे। इस तवील उम्र में उसने घाट घाट का पानी पिया था। वो बहुत ही चालाक और हाजिर दिमाग थी। किसी भी मामले के हर पहलू पर नज़र रखती थी। मेरे मामले में छोटी छोटी बात को पेश नज़र रखा था और मुझे इतनी मजबूती से जकड़ा था कि मेरे चाहने वाले गैर मामूली सलाहियत रखने के बावजूद मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे। पूजा और उसकी दादी माँ ने इस जजीरे को अपने कब्जे में रखने के लिए मुझ पर कब्जा जमाया था। मैं उनके लिए जजीरे से ज़्यादा अहम था। फिर वो दादी और पोती देख रही थी कि अभी मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल नहीं हुई थी और मैंने ख्याल ख्वानी के बगैर दर्जनों कमांडोज को उनके कमांडर के साथ मौत के घाट उतार दिया। इन दादी और पोती की नज़रों में मेरी अहमियत और बढ़ गई थी। उन्हें यकीन हो गया था कि मैं आइंदा भी इसी तरह इंडियन आर्मी के हमलों को पसपा करता रहूँगा। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र पूजा कभी ये नहीं चाहती थी कि मैं सिमरन के साथ इस जजीरे को छोड़कर चला जाऊँ। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना मंगेतर नहीं कहूँगी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, इस जजीरे के मालिक नहीं बनना चाहते, ना बनो, लेकिन कभी यह जजीरा छोड़कर ना जाओ। मैंने कहा, इस तरह तुम्हारा ये पहला मसला हल हो गया। तुम सिमरन से दुश्मनी नहीं करोगी तो मैं ये जजीरा छोड़कर नहीं जाऊँगा। यहाँ तुम्हारे दुश्मनों से निमटता रहूँगा। अब दूसरा मसला भी अहम है। पूजा ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, इस जजीरे के अंदर और बाहर इंडियन आर्मी के दर्जनों कमांडोज की लाशें पड़ी हुई हैं। उनके 2 कमांडर जादेव और हरदेव भी मारे गए हैं। इस तबाही और नाकामी की खबर आर्मी के आला अफसरान तक पहुंचेगी तो समझ लो इस जजीरे पर क़यामत आ जाएगी। उन्हें यहाँ बहरी और फ़िज़ाई हमले करने का जवाब मिल जाएगा। तुम्हें आर्मी के जवानों और अफसरों को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने पूजा के सिक्योरिटी अफसर से कहा, तुम सबकी सलामती इसी में है कि इन लाशों के साथ भारी भारी पत्थर बांधकर इन्हें गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। पूजा ने सिक्योरिटी अफसर से कहा, इन तमाम लाशों को हमारे दोनों हेलीकॉप्टर में ले जाओ और बहुत दूर समुद्र की गहराइयों में फेंक दो। जजीरे में और जजीरे के आसपास इनका नामो निशान भी नहीं मिलना चाहिए। सिक्योरिटी अफसर और दूसरे तमाम गार्ड्स उन तमाम अहकामात की तामील करने लगे। मैं सिमरन के साथ एक पुरतईश ख्वाबगाह में आ गया। पूजा ने अपने बेडरूम के दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद फ़ोन के ज़रिए दादी माँ से रब्ता किया। उसे बताया कि भारतीय कमांडोज ने जजीरे पर कैसी क़यामत ढाई थी और मैंने किस तरह उन्हें खाक को खून में मिलाया है। वो बोली, लेकिन इसने मेरी इंसल्ट किया है। मुझे नापसंद करके एक कनीज़ सिमरन को गले लगाया। मैं खून के घूंट पीकर ये तौहीन बर्दाश्त कर रही हूँ कि आइंदा मुझे सलमान कैसर पर भरोसा करना चाहिए। वहाँ मेरा नाम सलमान कैसर था, मुझे यही बताया गया था। दादी माँ ने उसे समझाया, अपनी हवस और अपने जज्बात को ना देखो, तुम्हें बहुत मर्द मिल जाएंगे। तुम्हारे लिए इत्मीनान काफ़ी है कि वो अकेला शख्स पूरे जजीरे का मुहाफिज बनकर रहेगा। वो ज़ुबान का धनी है। जब तक भारतीय हुकूमत इस जजीरे को तुम्हारी मलकियत तस्लीम नहीं करेगी तब तक वो तुम्हारा साथ देता रहेगा। फिर तो मैं मुतमईन रहूँगी, लेकिन वो दासी सिमरन मेरे सीने पर मोंग दलती रहेगी, मेरे सामने रहकर आंखों में चुपती रहेगी। दादी माँ ने कहा, मैं दिन रात तपस्या करती रही, काले मंत्रों का जाप करती रही। 20 बरस की कठिन तपस्या के बाद दोबारा ये जवानी हासिल किया है। पहले से ज़्यादा हसीन और पुरकशिश हो गई हूँ। जो मुझे देखता है दीवाना हो जाता है। जब मैंने हांगकांग में पहली बार फरहाद को देखा तो उसके लिए पागल सी हो गई, लेकिन तुम उसके लिए बावली हो रही थी। मैं अपनी पोती का दिल नहीं तोड़ सकती थी, लिहाजा मैंने उसे तुम्हारे हवाले कर दिया। वो मायूस होकर बोली, ये मेरी बदकिस्मती है, अब मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। अब मैं इस जजीरे में आऊँगी और अपने हुस्न, अपनी जवानी, अपनी अदाओं और अपने मंत्रों से उसे दीवाना बनाकर रखूँगी। वो मेरे मंत्रों की जकड़बंदी से निकल नहीं पाएगा। पूजा ने कहा, दादी माँ, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम यहाँ होगी तो मुझे अपने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन रहेगा। अब मुझे दादी माँ कहना भूल जाओ। मेरा नाम अनीता सक्सेना है। मैं तुम्हारी सहेलियों और किराला से आई हूँ। रात का पिछला पहर था। मैं थक हार कर सिमरन के साथ अपनी ख्वाबगाह में सो रहा था। ये नहीं जानता था कि पूजा कल्याणी की कोई दादी माँ भी है और वह एक बहुत ख़तरनाक विच लेडी है। मैं बहुत सारे मामलात से बेखबर था। अगर टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल हो जाती तो ये बेखबरी ना होती। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए मालूम कर लेता कि इन दादी और पोती में क्या क्या बातें हो रही हैं। मुझे ये भी मालूम हो जाता कि जादेव और हरदेव के तमाम कमांडोज मारे जा चुके हैं या उनमें से एक आध बच गया है और वह अभी सिक्योरिटी गार्ड्स के भेस में छुपा हुआ है। अगर कोई जिंदा बच गया होगा तो खुफिया तौर से अपने आला अफसरान को यह ज़रूर बता रहा होगा कि जजीरे में तमाम कमांडोज अपने दोनों कमांडरों के साथ मारे गए हैं और अब उनकी लाशें रात की तारीकी में दूर समुद्र की गहराइयों में फेंकी जा रही हैं। अगर ये खबर आला अफसरों तक पहुंचाई जा रही होगी तो इंडियन आर्मी सुबह होने से पहले इस जजीरे को घेरे में ले लेगी। सिक्योरिटी अफसर और तमाम गार्ड्स ने सुबह होने से पहले उन तमाम लाशों को समुद्र की गहराइयों में पहुंचा दिया। जब मैं सुबह 7 बजे तैयार हुआ तो हर तरफ खामोशी थी, सुकून था। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो तशवीशनाक होती। सिमरन मुझसे पहले बेदार हो गई थी। हम गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करने के बाद ख्वाबगाह से बाहर आए।
सिमरन मेरे लिए नाश्ते की तैयारियां करने लगी। मैंने सिक्योरिटी अफसर को बुलाकर पूछा, क्या तमाम लाशों को ठिकाने लगा दिया गया है? उसने कहा, यस सर, नीचे खाई में 2 लाशों के साथ हमारी सेक्रेटरी टीना की भी लाश थी। हमने उन सबको भी समुद्र की गहराइयों में पहुंचा दिया। खून के तमाम धब्बे और दूसरे निशानात मिटा दिए गए हैं। मैंने कहा, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो कमांडोज सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर तुम्हारे दरमियान रहते थे और तुम उनसे धोखा खाते रहे। सर, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इंडियन कमांडोज इतनी राजदारी से हमारे दरमियान जगह बना लेंगे। अब मैं यहाँ अपने एक एक गार्ड को चेक कर रहा हूँ। अगर उनमें से कोई जिंदा बच गया होगा और हमारे दरमियान छुपा होगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन रहा होगा। हो सकता है उसने आर्मी अफसरान तक यहाँ के मुतल्लिक तमाम खबरें पहुँचाई हों। सर, कल रात मैंने यहाँ के तमाम टेलीफोन तार काट दिए थे। ये इत्मीनान किया है कि यहाँ किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। वो सल्यूट करके चला गया। मैं सिमरन के साथ नाश्ता करते हुए सोचने लगा, कोई दुश्मन जिंदा नहीं बचा है। अगर जिंदा है भी तो उसे अपने आला अफसरों से रब्ता करने का मौका नहीं मिल रहा है। वैसे सिक्योरिटी ऑफिसर इत्मीनान था कि अब महल के अंदर और बाहर कोई दुश्मन छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई होता और उसने किसी तरह इतला दी होती तो भारतीय फौज पिछली रात को ही उस जजीरे पर हमला कर देती। पिछली रात यह हुआ था कि जादेव ने महल में ऑपरेशन शुरू करते ही हेडक्वार्टर से रब्ता किया था और बड़े यकीन से कहा था, यहाँ तकरीबन 40 मुसल्ला गार्ड्स हैं। हमारे कमांडोज उन्हें चारों तरफ से घेर कर हलाक कर रहे हैं। वो जल्दी हथियार डाल देंगे, फिर पूजा कल्याणी को महल के तय खाने में दफन कर दिया जाएगा। हेडक्वार्टर में आला अफसरान को भी यकीन हो गया था कि जजीरे पर उनका कब्जा हो जाएगा। अभी वो 1 घंटे बाद खुशखबरी सुनने की तवक्को कर रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने लगा। जादेव की तरफ से मुसलसल खामोशी रही तो वो परेशान हो गए। उन्होंने जादेव और हरदेव के मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया तो कोई जवाब नहीं मिला। दोनों की तरफ से खामोशी रही। महल में आर्मी का एक और अहम जासूस था, उसकी तरफ से भी मुसलसल खामोशी थी। वो लोग सुबह तक इंतजार करते रहे और तशवीश में मुब्तला होते रहे। सुबह नाश्ते की मेज़ पर पूजा मेरे पास आई। जब भी आर्मी हेडक्वार्टर से उसे फ़ोन पर मुखातिब किया गया, एक आला अफसर ने पूछा, हेलो मिस पूजा, खैरियत से हो? वो बोली, आप आर्मी के बहुत बड़े अफसर हैं। मैं हैरान हूँ कि आप इतनी सुबह मेरी खैरियत क्यों पूछ रहे हैं? हमें रिपोर्ट मिली है कि पिछली रात आपके महल में फायरिंग होती रही है। क्या आप फायरिंग की वजह बताएंगी? आपको किसी ने गलत रिपोर्ट दी है। यहाँ फायरिंग तो दूर की बात है, दिवाली के पटाखे भी नहीं छोड़े गए। यहाँ मुकम्मल अमन ईमान है। हमें मिलने वाली रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। आप हमसे हकीकत छुपा रही हैं। कल रात वहाँ घंटों तक फायरिंग होती रही है। मैं फ़ोन के वाइड स्पीकर से दूसरी तरफ की बातें सुन रहा था। मैंने पूजा से रिसीवर लेकर कहा, जनाब, मैं पूजा का होने वाला पति हूँ। मेरी वाइफ दुरुस्त कह रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना एक बंदा यहाँ भेज दें। वो अपनी आंखों से यहाँ का अमनोमान देखेगा तो आपको इत्मीनान होगा। एक बंदा नहीं, सुराग रसानों की एक टीम हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचेगी। मैंने कहा, सॉरी, हम एक बंदे से ज़्यादा किसी और को नहीं आने देंगे। आप ज़बरदस्ती ना करें। हमारा मुकदमा अदालत में चल रहा है। फैसला हमारे हक में होने वाला है। अगर आर्मी वाले जबरन यहाँ आएंगे तो हम अदालत में जाने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम शायद वही हो जिसे बेहोशी की हालत में वहाँ ले जाया गया था। हाँ, मैं बीमार था। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मुझे अस्पताल से यहाँ लाया गया है। हम डॉक्टर और अस्पताल का नाम मालूम करना चाहेंगे। फिर एक बार सॉरी, आप हमारे ज़ाती मामलात की खोज ना लगाएं तो बेहतर होगा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर कहा गया, आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे एक अफसर अपने बॉडीगार्ड के साथ आ रहे हैं। फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया। मैंने सिक्योरिटी अफसर को बुलाकर कहा, हमने आर्मी की यहाँ आमद पर पाबंदी लगाई है। अब वो रात के अंधेरे में समुद्री रास्ते से जजीरे में आकर छुपेंगे। खुद को फौजी जाहिर नहीं करेंगे, तारीकी में हमला करेंगे और नुकसान पहुंचाकर फिर जंगलों में छुपते फिरेंगे। तुम सबको ऐसी गोरीला जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। सिक्योरिटी अफसर ने कहा, पिछली रात हमारे 6 गार्ड्स मारे गए हैं और 10 जख्मी हैं। फिल वक्त हमारे पास 26 गार्ड्स हैं। इस महल से दूर जंगलों में गोरीला फाइट के लिए मजीद गार्ड्स की ज़रूरत है। पूजा ने कहा, और 25 गार्ड्स का इजाफा कर लो, लेकिन खूब छानबीन के बाद उन गार्ड्स को जजीरे में लाओ। उनमें भी आर्मी वाले छुपकर आ सकती हैं। यह अच्छी तरह परखना होगा कि इंडियन आर्मी के खिलाफ वो गार्ड्स हमारे वफादार रहेंगे या नहीं। मैंने कहा, इंडिया के बड़े शहरों में कितने ही मफरूर मुजरिम होंगे, वो छुपते फिरे होंगे। ऐसे मुजरिमों को यहाँ पनाह मिलेगी तो वो गुलाम बनकर आर्मी वालों से ज़रूर मुकाबला करेंगे। ऐसे लोगों को तलाश करने में कई दिन कई महीने लग जाएंगे और हमें जल्द से जल्द गार्ड्स की तादाद बढ़ानी है। मैं सर झुकाकर सोचने लगा, अगर मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल हो जाती तो मैं ऐसे मुजरिमों को ट्रैप करके यहाँ ले आता जो कानून के मुहाफिजों से छुपते फिर रहे होंगे। पता नहीं कौन सी कमज़ोरी आड़े आ रही थी। मेरा जहन ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं हो रहा था।